ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिखे और उसके बाद नोट पॉइंट पे आए थे हम लोग, जिस नोट पॉइंट में लिखे कि इन एक्वस फेज और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर lithium is a strongest reducing agent. So lithium is a strongest reducing agent in solution form, is a strongest reducing agent in absence of water. Right, यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे नोट में तीसरा नोट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं कि if an element is in its highest oxidation state, if an element is in its highest oxidation state, is in its highest oxidation state in a compound further possible नहीं है, so it acts as an oxidizing, it can act as an oxidizing, as an oxidizing agent, right? बिकॉज सर इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है और ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, सामने वाले को दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, और खुद को रिड्यूस करता है। और इसकी एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, H2SO4 is a reducing oxidizing agent, H2SO4 oxidizing agent because sulfur has highest oxidation state +6। सर आप H3 oxidizing agent in which nitrogen has highest oxidation state +5, so further oxidation not possible। थर्ड आप KMnO4 देख सकते हैं, KMnO4 always acts as an oxidizing agent, not reducing agent। So manganese present in their highest oxidation state, its highest oxidation state +7। So ऐसे compound, ऐसे elements on highest oxidation state पे present है, that compound is behave as an oxidizing agent because it's further oxidation not possible। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, if an element is in its lowest possible, its lowest possible oxidation state, oxidation state compound, then इसका further reduction नहीं हो सकता, so it acts as an reducing agent, it can acts as an reducing agent, it can act as reducing agent। क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, HS sulfur -2 state, which is minimum oxidation state of sulfur। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकता है, -2 से +6 तक हो सकता है। सो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का। आप ऑक्सीडेटिव एसिड बोल सकते हैं H2C2O, कार्बन ऑक्सीडेशन +3, आई होप 4 to 8 +3 स्टेट। सो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, तो लोएस्ट में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। NCl2 स्टेट में है, इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, SN4 होता है, SN +4 स्टेट में होता है क्लोराइड, राइट। तो ये जो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो ये जो है कि सर अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग होगा,
और एक्सट्रीमली लोएस्ट उससे कम पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीमली लोएस्ट पॉसिबल स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर है, राइट। तो ये चीज हम सेट कर सकते हैं क्या। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट स्टेट में है तो फिर वहां पे आइदर हमें रिमेंबर होना चाहिए या फिर थोड़े से कुछ कॉमन कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के दोनों के तरह बिहेव करता है। सो इफ एन एलिमेंट is in its intermediate oxidation rate intermediate oxidation rate in between वाली oxidation state है कोई, तो वो सर ऑक्सीडाइजिंग आपका एजेंट वॉइस भी हो ब्रेक सकता हो है, रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, क्योंकि उस एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इंटरनेट स्पीड ठीक है सर। So if an element is in its intermediate oxidation state in a compound, then it can act both as oxidizing agent as well as reducing agent। इसके एग्जांपल में क्या आएंगे, H2O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। सो इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सर HNO2 नाइट्रोजन 2 2 जा 4 4 -1 +3, सो +3 स्टेट में है। अब ये +5 में भी जा सकता है और +3 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, -3 भी है। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है सर। सो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, हायर भी पॉसिबल है। सो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं SO2 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2 जा 4 +4, सो +4 से नीचे भी जा सकता है, ये -2 तक होता है, ऊपर भी जा सकता है +6 पे। सो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एटसेट्रा। डन है सर। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। So, जितने भी टाइप्स के हम नॉर्मल रिएक्शंस पढ़े हैं ना, केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं। सो ये जितने भी टाइप्स के कॉमन रिएक्शन पढ़े हैं ना सर, अगर इस कॉमन रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शंस के कैटेगरी में आएगा। कहने का ये मतलब है कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अगर उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। सो ये रेडॉक्स रिएक्शन का कोई अदर क्लासिफिकेशन नहीं है सर। जो भी हम नॉर्मल टाइप्स के रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन किए थे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वो सेम टाइप के रिएक्शंस में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वहां पे रेडॉक्स चेंज हो रहा है तो वो सारे रेडॉक्स के कैटेगरी में आते हैं। सो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ही होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें रेडॉक्स की चीजें इन्वॉल्व हो रही हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो, क्या ले सकते हैं आप। बहुत डिटेल में हम लोग डेफिनेशन वाइज नहीं जाएंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि सर अगर कार्बन सॉलिड है और O2 के साथ कंबाइन करके CO2 बनाता है, CO2 बनाता है सर, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। सो इस कार्बन का क्या हो रहा है सर, इस कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। व्हाई? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज,
सो कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है सर? रिडक्शन, राइट, रिडक्शन, ठीक। सो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक रिएक्शंस में साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अलोंग साइड वाइज हम ये देख सकते हैं कि सर कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन किया है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकला है सर। दो इंडिविजुअल रिएक्टेंट से कंप्लीटली कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन टाइप का भी रिएक्शन है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, दैट्स इट। इतनी सी बात है, ज्यादा डिटेल नहीं है टाइप्स में हमें। सो नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। कॉम्बिनेशन कंबाइन करता है और सिंगल प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट होता है मल्टीपल कंपाउंड, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के मल्टीपल प्रोडक्ट देता है। सो इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि सर H2O लिक्विड है, क्या है? H लिक्विड है। इसका जब डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, नॉट ओनली हीटिंग, H2O को आप हीट करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, गैसियस H2O देगा आपको। सो हम इलेक्ट्रोलिसिस लिख लेते हैं। H2O डिकम्पोज करता है वाया इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या बोलते हैं, बोलिए। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है इन H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 0 है, ऑक्सीजन भी 0 है। सो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि +1 से 0 डिक्रीमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइनस से निगेटिव से 0 में जा रहा है। सो इंक्रीमेंट हो रहा है और क्या हो रहा है इसका? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में हो रहा है। क्या ये रेडॉक्स है? बिल्कुल ये रेडॉक्स है। क्या इसमें सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के मल्टीपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है? तो क्या ये डिकम्पोजिशन भी है? बिल्कुल ये डिकम्पोजिशन भी है। सो इट इज अ डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस। कोई इशू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे इसको कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है एक्वा सॉल्यूशन, और इसको अगर आप जिंक सॉलिड के साथ ट्रीट कर दिए तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये कहाँ से हम लोग समझते हैं? आप लोग 9th 10th में, 10th में क्यों, आप तो पास आउट है ना। सो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होंगे कि कौन से मेटल किसी दूसरे मेटल्स को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। इसके लिए अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है। सो जिंक सर कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है ना। ये ZnSO4 दे देगा और प्योर कॉपर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा, ये एक्वस बन जाएगा, राइट। सो जिंक यहाँ पे कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा है, तो मेटल का डिस्प्लेसमेंट है। हाँ बिल्कुल मेटल का डिस्प्लेसमेंट है। क्या रेडॉक्स भी हो रहा है? बिल्कुल। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिंक मेटालिक फॉर्म में है, 0 है। यहाँ पे जिंक +2 है और कॉपर 0 है। सो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। और जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? क्लियर है? देखिए जरा, क्लियर है ये चीजें? आप नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं इसमें। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट
इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्टिव मेटल्स लीजिए और इसको H2O के साथ ट्रीट कीजिए। वाटर के साथ एक्टिव मेटल्स गैस रिलीज करता है, आई होप यू ऑल नो। सोडियम H2 गैस रिलीज हो जाएगा सर, ये प्रॉपर्टी है। सोडियम सॉलिड है सर, H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन का बबल रिलीज होगा सर यहाँ पे। करेक्ट है। क्या हो रहा है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो सोडियम यहाँ पे 0 है सर और यहाँ पे +1 है। और अगर आप देखेंगे दूसरा किसका चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का सर, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है सर, तो ये चेंज है। सही है। सो सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। नो इशू। जो हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और यही एक्चुअली यहाँ पे सीखना है, क्योंकि इससे ऊपर वाले जितने रिएक्शन थे वो कॉमन थे, नॉर्मल थे, वो हम पहले से पढ़े हुए हैं। अभी जो हमको इस चैप्टर में स्पेसिफिक पढ़ना है वो डिसप्रोपोर्शनेशन और कैम प्रोपोर्शनेशन होता है। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस का, सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियस। सो रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन in which same element oxidized, same element oxidized as well as reduced, called disproportionation reaction. क्या मतलब है इसका, देखिए एग्जांपल ऐसा है कि सर अगर आप क्लोरीन Cl2 लेते हैं, क्लोरीन गैस इन बेसिक मीडियम, OH- एक्वस ले लेते हैं हम बेसिक मीडियम में, तो ये जो Cl2 गैस है ये बेसिक मीडियम में टू डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। एक तो ये ClO देता है एक्वस, ClO- एक्वस देता है, और प्लस में Cl- देता है, ठीक है, एक्वस प्लस H2। आप इस रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है ना, कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, कितना, इसको बैलेंस करना ना सोचिए, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल लिख रहा हूँ और इसका बैलेंसिंग अभी जस्ट आने वाला है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे कि इस टाइप के रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये एक्वस है, इस वाटर को हम लिक्विड लिख लेते हैं। फिलहाल जो हमें देखना है वो ये है कि सर Cl2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अब इसमें अगर आप इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ये Cl ऑक्सीजन के लिए, इसको ले लीजिए आप x -1 इंटू -2, सॉरी +1 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो ये जो हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो -2 इस साइड जाएगा तो +2 होगा, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन +1 स्टेट में है, और यहाँ पे तो क्लोरीन पे चार्ज -1 है ही, निगेटिव है ही, तो इसका तो निकालने की जरूरत नहीं है, -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट, और यहाँ पे 0 है। सो सिंगल स्पेसीज Cl2 है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और इसी सिंगल स्पीसीज का साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे रिडक्शन भी हो रहा है। आप सेम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि सर H2O में भी तो ऐसे हो रहा था, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, अलग अलग एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन है, सिंगल एलिमेंट है क्लोरीन, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है।
तो इस टाइप के रेडॉक्स रिएक्शंस को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। एक और एग्जांपल आप समझिए, P4 फॉस्फोरस जो है वो P4 सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको अगर आप OH माइनस एक्वस ले लें, अगर यहाँ पे आप बैलेंस करना चाहें तो ये 2 करके कर Cl2 2 ऑक्सीजन 1 2 हाइड्रोजन, बैलेंस ही है सर। अगर आप मीडियम में इसको ले लेंगे लिक्विड, तो ये दे देता है आपको PH3 फॉस्फीन प्लस H2PO2 माइनस H2PO2 माइनस X। ये रिएक्शन है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहिएगा तो यहाँ पे आप 3 यूज कीजिए, वाटर के जगह पे 3 यूज कर लीजिए, और यहाँ पे 3 यूज कर लीजिए। 3 2 जा 6 3 3 6 P4 3 + 1 4 हाइड्रोजन 3 2 जा 6 6 3 9, सो 3 6 9 करेक्ट करेक्ट। फॉस्फोरस को देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन तो -1 OH में कोई दिक्कत नहीं है, H2O में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रहेगा। इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए 0, क्यों? एलोट्रॉपिक फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन का +1, फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, और यहाँ पे सर यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 4 -2 4 + 2 -2 राइट साइड में जाएगा तो +2 होगा, और +2 -1 +1, सो फॉस्फोरस का +1। क्या हम करेक्ट निकाले हैं? कोई दिक्कत है? सो सर यहाँ पे देखिए आप, इस फॉस्फोरस का ये रिडक्शन भी हो रहा है, और इसी फॉस्फोरस का सर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। So such type of reaction, phosphorus gets oxidized as well as reduced, is known as disproportionation reaction. फिफ्थ इसी में है proportionation reaction. Chem proportionation reaction, redox reaction just reverse होता है. Redox reaction in which two reactant is containing the same element containing but with a different oxidation state. Different oxidation state. देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट रिवर्स है, हो गया रिवर्स में। आप इस रिएक्शंस को कंप्लीटली रिवर्स समझिए कि PH3 और H2PO2 मिलके अगर ये फॉस्फोरस दे रहा होता तो क्या होता कि दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, और इस दोनों ही रिएक्टेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? केम प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। I minus plus IO3 minus in acidic medium gives I2 plus H2O. Iodine in -1 state, here iodine 3 2 जा 6 6 -1 +5 state, और यहाँ पे आयोडीन 0 स्टेट में। सो केम प्रोपोर्शनेशन में क्या हो रहा है? देखिए एक रिएक्टेंट के साइड कॉमन एलिमेंट कंटेनिंग कंपाउंड है मल्टीपल, जिसमें उस कॉमन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, और ये सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। तो ये जस्ट ऑफ अपोजिट ऑफ क्या बोल सकते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है I माइनस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन
और IO3 माइनस का हो रहा है रिडक्शन. सो दिस इज केम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्लासिफिकेशन? सो नेक्स्ट है सर बैलेंसिंग ऑफ redox reaction. बैलेंसिंग ऑफ redox reaction. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ redox reaction. आइए देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ redox reaction. अपने पास दो मेथड है इसको बैलेंस करने का. टू मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ redox reaction. ओके, बैलेंसिंग redox reaction. क्या क्या मेथड है? पहला मेथड है अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो कि इजी मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. और सेकेंड मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. या फिर आप इसी को बोलते हैं हाफ एक्सचेंज मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है. सो फर्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है इसमें कि सर हमें स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं. हमें सारे स्टेप्स, जिस भी स्टेप्स में हम बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को, वो स्टेप्स हमें याद होने चाहिए. तो क्या क्या काम करते हैं इसमें जरा समझिए. हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे, किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम आपके लिए. ठीक है, सो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं कि सर Cr2O7 2 माइनस, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, reacts with SO3 2 minus, converted into Cr3 plus SO4 2 minus. This redox reactions, ionic reaction. अब यहाँ पे क्या होता है कि सर इंडिविजुअल एलिमेंट को बैलेंस करने से ये रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है. हमें यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस करना होता है. तो पहला जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है. सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का पहला जो काम है, फर्स्ट जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट रिएक्शन. अब यहाँ पे ये समझना है कि सर यहाँ पे हम क्रोमियम नंबर 7 to 14 14 minus 2 14 minus 2 12 12 by 2 plus 6. सो सर ये प्लस 6 स्टेट है. 3 plus 6 6 minus 2 plus 4 स्टेट है. और यहाँ पे क्रोमियम पे जो चार्ज वही होगा, सो प्लस 3 स्टेट है. और 4 टू जा 8 प्लस 6 स्टेट है. क्या हमने ऑक्सीडेशन नंबर किया है? आप लोग फास्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाते हैं? क्या आपको एक्स वाई जेड वाली इक्वेशन लिखने की जरूरत तो नहीं होती है नॉर्मल कंपाउंड में, नॉर्मल आयंस में? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? कुछ तो बोलिए. यस सर, समझ में आ यस, रहा नो, है. यस सर. चलिए, तो सर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लिए. लेकिन सर आप स्टेटमेंट में बोले थे कि असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ गिवन रिएक्शन. तो ऑक्सीजन का नहीं किया, क्यों करेंगे? हमको तो उसी से मतलब है, हम तो उसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो जिसका चेंज हुआ हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व. ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही से, रिएक्टेंट साइड भी -2 लिए हैं और प्रोडक्ट साइड भी -2 लेकर के ही सल्फेट आयन निकले हैं +6. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है सर. और जिस किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है, अगर हमें एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का स्पीसीज मिल चुका है, तो अदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक, तो चलिए सर फाइंड आउट. देन सेकेंड स्टेप है कि फाइंड आउट व्हिच वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, व्हिच वन अंडरगोज रिडक्शन. सो +6 क्रोमियम गोज टू +6 स्टेट टू +3 स्टेट. क्या हुआ है यहाँ पे? रिडक्शन हुआ है. ओके, सल्फर गोज टू +4 स्टेट से +6 स्टेट. क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हुआ है.
ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम फाइंड आउट करते हैं, एक काम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि सर ये जो रिडक्शन हुआ है वो कितना से हुआ है, हमें ये चेंज देखना है कि ये चेंज कितना से हुआ है, रिडक्शन कितना से, 2 माइनस CR3 प्लस में क्या, तो एक्चुअल में कितना का चेंज आया। अब यहाँ पे आप समझिए, अब कितना चेंज बोलिए, कोई बताएगा मुझे इसका आंसर, कितना से चेंज हुआ है, कोई बताएंगे। 3 से चेंज हुआ है, 6 से चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज हुआ है, 3 से चेंज हुआ है, राइट। अब जरा समझिए, इस टाइम पे जब हम लोग ये चीज चेक कर रहे होते हैं नीलेश, जब हम लोग ये चीज चेक कर रहे होते हैं कि कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन, किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो कितने अमाउंट से ऑक्सीडेशन हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, एक्चुअली ये निकाला जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट साइड में देखिए, प्रोडक्ट साइड से हमें मतलब नहीं है, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे कोई और फॉर्मूला दिया रहता है, CR5 CR8 CR10 का कोई कंपाउंड दिया रहता है, हमें प्रोडक्ट साइड नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है रिएक्टेंट साइड कि सर रिएक्टेंट साइड में जो कंपाउंड्स, जो आयंस हमें गिवन है ना, उसमें 2 क्रोमियम के एटम्स हैं, 2 क्रोमियम के आयंस हैं, या 2 क्रोमियम है आयंस हैं जो कि +6 स्टेट में है, कितने, 2 क्रोमियम आयन +6 स्टेट में है, तो यही तो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में ना। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं तो सर ये गए हैं +6 से +3 स्टेट में, कैसे गए होंगे, बाय गेनिंग एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो सर यहाँ पे कितने क्रोमियम लेफ्ट से राइट गया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया है 2 क्रोमियम के एटम, तो एक के लिए 3 का चेंज है ना सर, नेट चेंज कितना का है, 6 का है सर। सो 2 into 3 करते हैं सर यहाँ पे हम लोग 6। अब ये एक अनदर स्टेप है जिसको ध्यान रखिए, अगर यहाँ एरर करेंगे तो सारी सिस्टम बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बात है आपको, अभी अगर ये नहीं समझ आ रहा हो कि सर प्रोडक्ट साइड हम क्यों नहीं देखेंगे, तो अभी जस्ट हम इसके बाद एन फैक्टर कैलकुलेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेने वाले हैं जहां पे आपको एन फैक्टर निकालने के लिए दिया जाएगा, और हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर, उसमें हम एग्जैक्टली चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही कंसिडरेशन करते हैं कि कितने चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है। तो प्रोडक्ट साइड अभी आपको अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ यहाँ देखिए कि Cr2O7 माइनस अगर Cr3 प्लस में कन्वर्ट हुआ है तो क्रोमियम का हुआ है रिडक्शन, और ये रिडक्शन कितना से हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि एक क्रोमियम का एटम अगर +6 से +3 स्टेट में गया है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, अगर 2 क्रोमियम प्लस राइट से लेफ्ट से राइट गया है तो सर टोटल ट्रांजेक्शन 6 का हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमें दिया हुआ है वो Cr2 गिवन है, सो 2 क्रोमियम के एटम है, टोटल चेंज 6 से हुआ है। क्या ये चेंज कैलकुलेट करना आया, अगर प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट साइड एक ही होता, एक ही क्रोमियम होता तो क्या हम ये 2 से मल्टीप्लाई करते, नहीं करते, हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन को, टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। चलिए सर ऑक्सीडेशन कितना से हुआ है सर, एक सल्फर है जो +4 से +6 में गया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से चेंज हुआ है सर, ये जो ऑक्सीडेशन है वो 2 से हुआ है। तो पहला क्या था हमारा, राइट द स्केलेटल redox reaction, assign the oxidation number of each and individual elements, analyze which one undergoes oxidation, which one undergoes reduction, okay, then find out by which extent और कितने से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि कैंसल और द कॉमन फैक्टर, रिमूव द कॉमन फैक्टर। सर यहाँ भी 2 से मल्टीपल है और यहाँ भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दीजिए, रिमूव द कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिमूव द कॉमन फैक्टर। इसके बाद का स्टेप समझिए जरा, रिमूव द कॉमन फैक्टर, अगर हम यहां से हटाएं, यहां नहीं हटाना चाहिए, कैलकुलेशन में आप एरर करेंगे, यहां पे हम 3 कर देते हैं, रिमूव द कॉमन फैक्टर 3। अब हमें क्या करना है कि इस चेंज का जितने से चेंज है, जैसे कि क्रोमियम जो है वो यहाँ पे जो चेंज, ये जो चेंज दिख रहा है आपको, ये चेंज क्रोमियम का है, और ये जो चेंज हमें बचा है कॉमन फैक्टर हटाने के बाद यहाँ पे 1 बचा है, तो ये जो चेंज है वो सल्फर का है। सो हमें सिर्फ रिएक्टेंट साइड, ओनली रिएक्टेंट साइड हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रोमियम के चेंज को, मतलब ऑक्सीडेशन जितना से हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें रिडक्शन वाले कंपोनेंट में, और रिडक्शन जितना से हुआ है उसे मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीडेशन वाले कंपोनेंट में, और हमें रिएक्टेंट रिएक्शंस लिख लेना है एज अ रिजल्टिंग रिएक्शंस। सो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको और 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो सर हम Cr2O7 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात है, ऐसे लिख दें, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो 3SO3 2 माइनस, दिस गिव्स यू
Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। क्लियर है? बोलिए क्या किए हैं हम लास्ट स्टेप में? कॉमन फैक्टर हटाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ऑक्सीडेशन जितना से हुआ है उससे मल्टीप्लाई किए हैं, जिसका रिडक्शन हुआ है उस कंपोनेंट को, रिडक्शन जितना से हुआ है उससे मल्टीप्लाई किए हैं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उस कंपोनेंट को, और हमने रिजल्ट लिया। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है कि अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट यहाँ पे है, अदर एलिमेंट जो है उसको आप बैलेंस कीजिए। ये स्टेप है हमारा। जो अभी का स्टेप है क्रोमियम 3 प्लस एंड सल्फेट 2 माइनस, बैलेंस अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सर लेफ्ट साइड क्रोमियम 2, यहाँ पे 2 से बैलेंस कर दीजिए। लेफ्ट साइड सल्फर इज 3, सो यहाँ पे सल्फर को 3 से बैलेंस कर दीजिए। यू गेट द स्केलेटल इक्वेशन। अभी आपको एक रिजल्टिंग इक्वेशन मिल गया है। अब इसके बाद जो हम स्टेप करेंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन ही चेंज करता है, टर्न करता है यहाँ पे। इसके बाद जो हम स्टेप करेंगे, दैट स्टेप इज कॉमन फॉर बोथ द प्रोसेस। देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब हम ये इक्वेशन लेके आएंगे ना तो उसका अलग प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब हम ये इक्वेशन, रिजल्टिंग इक्वेशन लाए हैं, इसका ये प्रोसेस है। तो यहां तक तो डिफरेंट है दोनों मेथड, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन टर्न करता है कि बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। तो अब ये मीडियम वाली जो स्टेप्स है दैट इज कॉमन इन बोथ द प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमें इसको दोनों ही मीडियम में बैलेंस करना है। हम बैलेंस करेंगे इसे इन एसिडिक मीडियम। क्या रूल है उसके लिए? इन एसिडिक मीडियम, इससे बैलेंस करने का क्या रूल है? और फिर हम लिखेंगे इसको कि इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का क्या रूल है? और मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी हम रूल बताने जा रहे हैं ये दोनों ही प्रोसेस के लिए कॉमन है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये स्टेप्स, ये रूल्स आपको अलग अलग नहीं याद करने हैं। बस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये रिएक्शन जो लाया है वो इस प्रोसेस से आया है, और हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो ये रिएक्शन आएगा वो अलग तरीके से आएगा। दैट्स इट। उसके बाद का स्टेप्स हमारा सेम होगा। सो एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को लिख लीजिए, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस। थोड़ा सा स्पेस हम लोग दोनों साइड रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसी एक साइड हमें H प्लस और किसी साइड हमें H2O ऐड करने हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, आप देख रहे हैं, स्पेस छोड़ के एरो मारा है। फिर हमने यहाँ पे 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस लिख दिया हमने। एसिडिक मीडियम का रूल है कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। सर लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 7, और 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 कितना होता है दोस्त? 16। राइट साइड में पहले से कितने हैं? 4 3 जा 12। कितनी ऑक्सीजन की कमी है सर? कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 4 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है क्या? अरे बोलो भाई साहब, कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 4। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो 4 हो जाएंगे? 4H2O। ऑक्सीजन गेट्स बैलेंस। अब क्या करना है सर? बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन। बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन। क्या हाइड्रोजन कहीं पे है इस वाटर को छोड़ के? नहीं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4 2 जा 8। इस साइड बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है हमें? H प्लस ऐड करना है। सो प्लस 8H प्लस। अब आप देखिए, तो हमने सारे बैलेंस कर लिए, क्योंकि ये जो H प्लस और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने इस स्टेप में बैलेंस किया है, और सल्फर और क्रोमियम पहले स्टेप में ही बैलेंस हो चुका था, उसको हमने छेड़छाड़ यहाँ किया नहीं है। तो इसका मतलब है कि एटम तो सारे बैलेंस हो गए। अगर हमने ये काम करेक्टली किया है तो चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड। ऑटोमेटिक ये चार्ज बैलेंस हुआ होगा। अगर चार्ज अभी बैलेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा काम गलत है, हमने गलत किया है कहीं पे। कैसे चेक करें चार्ज बैलेंस को? काउंट कीजिए, लेफ्ट साइड में कितने चार्ज है, राइट साइड में कितने चार्ज हैं। तो लेफ्ट साइड में -2 चार्ज यहाँ पे है, -2 चार्ज है। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल चार्ज कितने हैं? एक SO3 पे 2 माइनस, 3 ऐसे 2 माइनस चार्ज वाले हैं। सो 3 2 जा 6, -6 चार्ज यहाँ पे है सर। सो -6 -2 कितने हो गए? -8। और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +8। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 0। लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए सर,
3 2 जा 6 प्लस 6 चार्ज यहाँ पे है सर, और 3 2 जा 6 माइनस 6 चार्ज यहाँ पे है सर। सो राइट साइड भी चार्ज कितने हैं, 0। तो क्या चार्ज बैलेंस है, टोटल चार्ज राइट साइड, टोटल चार्ज लेफ्ट साइड, क्या चार्ज बैलेंस है यहाँ पे दोस्त? अरे चार्ज बैलेंस दिख रहा है? पान वान खा के बैठे हैं क्या आप लोग? हम्म, नहीं बोल सकते? समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है पूरा? चेक किया वाला थोड़ा रिपीट करें। क्या रिपीट करेंगे? चार्ज बैलेंस मेरा भी चेक करना ना क्रैक कर रहा है क्या? चेक करना, चार्ज काउंट करना आना चाहिए आपको, टोटल चार्ज काउंट करना आना चाहिए आपको। बोले कि कितने चार्ज है इस स्पीशीज पे, तो कितना होगा? डाइक्रोमेट आयन कितने हैं? एक सिंगल डाइक्रोमेट आयन है जिसपे 2 माइनस चार्ज है, तो क्या हम यहाँ पे टोटल चार्ज -2 नहीं समझ सकते? एक सल्फाइट आयन पे 2 माइनस चार्ज है और ऐसे 3 सल्फाइट के आयन है, तो क्या इसके लिए हम -6 चार्ज नहीं समझते? क्या हाइड्रोजन के H प्लस आयंस ऐड किए गए हैं कितने? 8 H प्लस आयन ऐड किए गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हम 8 पॉजिटिव चार्ज नहीं समझते? क्या इसका हम सम करें तो ये 0 नहीं आएगा? चार्ज काउंटिंग में इशू आ रहा है, बोलिए। 3 2 जा 6, क्या हम यहाँ पे प्लस चार्ज, क्रोमियम, एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है, टोटल क्रोमियम के जो आयंस हैं वो 2 क्रोमियम के आयंस हैं, तो क्या +6 चार्ज नहीं होगा? सल्फेट के एक आयन पे 2 माइनस चार्ज है, 3 ऐसे आयंस हैं, तो टोटल चार्ज -6 नहीं होगा? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है, बोलिए। तो सर यहाँ पे एटम भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है, ये हमारा एसिडिक मीडियम में बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या रूल किए थे हम लोग? इक्वेशन लिखिए, ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए बाय एडिंग वाटर एंड बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, दैट्स इट। चेक करना है आपको, तो चार्ज बैलेंस कर लीजिए। इफ चार्ज बैलेंस आर देयर, दैट मींस आपका इक्वेशन करेक्ट है, सही किए हैं आप। इन बेसिक मीडियम का क्या रूल है, लिख लीजिए इक्वेशन को पहले। Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- 2Cr3 प्लस 3SO4 2-। लिख लिया इक्वेशन। अब हमारा काम है यहाँ पे बेसिक मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंट काम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट बैलेंस द चार्ज, पहले हम चार्ज बैलेंस करते हैं बाय एडिंग। क्या काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट बैलेंस द चार्ज। ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है यार, आप लोग रिवीजन में हैं, आई होप आप सब एक बार पढ़े हैं अच्छे से, रिवीजन में है, अब आपको याद आना चाहिए। फर्स्ट बैलेंस द चार्ज, फर्स्ट बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयन, देन बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एनीवन, किसी एक को काउंट करके आप बैलेंस कर लीजिए बाय एडिंग वाटर, अनदर शुड बी बैलेंस्ड, अनदर दूसरा जो एलिमेंट होगा अपने आप बैलेंस हो जाएगा अगर आपने सही काम किया है तो। सो सर चार्ज बैलेंस हम कैसे चेक करें? फिर से यहाँ पे डिफिकल्टीज वही है कि चार्ज काउंट करने आना चाहिए, कि टोटल चार्ज कैसे है, कैसे काउंट करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज देखेंगे सर, तो 2- यहाँ पे क्या है सर, 2- -2 चार्ज है डाइक्रोमेट पे, और 3 2 जा 6 -6 चार्ज है किस पे, 6 माइनस चार्ज है सल्फेट आयन पे, टोटल चार्ज -8 है। राइट साइड में अगर आप देखिएगा तो सर 0 चार्ज है, राइट साइड में 0 चार्ज है सर, 3 2 जा 6 6 प्लस में है, और 3 2 जा 6 माइनस में 6 है, टोटल चार्ज 0 है। तो आखिर कितना OH माइनस और किस साइड ऐड करना पड़ेगा, हाउ मच OH माइनस रिक्वायर्ड एंड इन व्हिच साइड? सर अगर हम इस साइड 8 OH माइनस ऐड कर दें, तो क्या लेफ्ट साइड में भी -8 और लेफ्ट राइट साइड में भी -8 चार्ज हो जाएगा क्या?
ये चार्ज बैलेंस समझ में आया? लेफ्ट साइड नेट चार्ज था -8, राइट साइड नेट चार्ज था 0। हमें चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग OH माइनस आयन। तो हमने OH माइनस आयन ऐड किया राइट साइड में, और कितना ऐड किया? तो 8 OH माइनस ऐड किया। आपका काम क्या है कि बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस करने जाएंगे तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट है। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ है, तो 8 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब सर इधर आप 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड कर दीजिए। आप चेक करिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। अगर ये करेक्ट है तो ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हुआ होगा। सो 7 ऑक्सीजन यहाँ, 3 3 जा 9, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 4 20। इधर चेक कीजिए, 4 3 जा 12, 12 प्लस 8 20। ऑक्सीजन गेट्स बैलेंस्ड। So this is our balanced redox reaction in basic medium. क्या समझ में आता है? बोलिए। बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करने का रूल और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करने का रूल, ये जो मीडियम वाली रूल है ये दोनों ही स्टेप्स में कॉमन है। सो डिफरेंस क्या है फिर दोनों स्टेप में? अलग अलग हम क्या पढ़ेंगे? तो ये जो हम नेट रिएक्शंस लिखे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस का, जो ये नेट पार्ट कैलकुलेट करके लाए हैं, उसका प्रोसेस दोनों ही मेथड में अलग अलग है। सो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन था, सल्फाइट आयन था, इट कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन Cr3+ and sulfate ion SO4 2-. We just assign the oxidation state of individual element. Then we find out the number of the oxidation and which one undergoes oxidation, which one undergoes reduction, and by which extent. So chromium undergoes reduction by 6, sulfur undergoes oxidation by 2. Just remove the common factor, अदरवाइज अननेसेसरी रिडंडेंसी ऑफ डेटा आएगा, बाद में आपको उसे कॉमन करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रिमूव नहीं करते हैं तो कॉमन करना पड़ेगा, बेवजह में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में जब डील कर रहे होंगे तो आपको बड़ा बड़ा सा डेटा आएगा, डेटा आएगा, तो उससे बेटर है कि वहां पे कॉमन फैक्टर को आप रिमूव कर दीजिए। आफ्टर रिमूविंग द कॉमन फैक्टर, जस्ट इन रिएक्टेंट साइड, रिमेंबर नॉट नथिंग इज चेंज इन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इन रिएक्टेंट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज, मींस जितना से रिडक्शन हुआ है उसको आप ऑक्सीडेशन वाले कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कीजिए, और जितना से ऑक्सीडेशन हुआ है उसको आप रिडक्शन वाले कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को लिख दीजिए। उसके बाद का क्या काम है? बैलेंस द अदर एलिमेंट, बैलेंस द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने एलिमेंट है उसको आप बैलेंस कर लीजिए सिंपल तरीके से। हमने क्रोमियम 2 था, राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया। सल्फर आपका कितना था? सल्फर 3, सल्फर 3 था इस साइड, तो हमने राइट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करके सल्फर को बैलेंस किया। सो ये एक स्केलेटल इक्वेशंस आ गया हमारा, रिजल्टेंट रेडॉक्स रिएक्शंस आ गया। अब हमारी क्वेश्चंस यहाँ से टर्न होती है कि इस क्वेश्चंस को, इस रेडॉक्स रिएक्शन को हमें किस मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम का अपना रूल है, बेसिक मीडियम का अपना रूल है, और ये जो रूल है ये दोनों ही मेथड के लिए कॉमन है, चाहे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे हो, चाहे आप रेडॉक्स ये हाफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे हो। क्या रूल है सर? एसिडिक मीडियम में चार्ज बैलेंस का कोई लफड़ा नहीं है, वो चार्ज बैलेंस हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। इसके लिए चार्ज बैलेंस उसमें फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। अगर आप ये काम सही किए हैं तो चार्ज बाय डिफॉल्ट बैलेंस होगा ही होगा। फॉर कंफर्मेशन वी चेक द चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस भी आप चेक कर लीजिए, अगर चार्ज बैलेंस आ रहा है तो मींस आपका रिजल्ट परफेक्ट है। सो सर हमने Cr2O7 2- SO3 2- एक स्पेस के साथ एरो के साथ हमने इक्वेशन को लिख दिया। पहले हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, देन हमने बैलेंस किया हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन, फिर हमने क्रॉस चेक किया चार्ज बैलेंस को, चार्ज बैलेंस था, तो दैट इज द आंसर इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। सो क्या क्या स्टेप है हमारा? बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। ये तरीका है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने का। बेसिक मीडियम का क्या रूल है सर? बेसिक मीडियम का रूल है कि फर्स्ट बैलेंस द चार्ज। अब यहाँ पे काउंटिंग ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, चार्ज आपको काउंट करने आना चाहिए, कैसे आप चार्ज बैलेंस करते हैं। सो बैलेंसिंग द चार्ज कैसे बैलेंस करना है? बाय एडिंग OH- आयन। सो जिधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उधर आपको, जिधर लेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उधर आपको OH- आयन, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ OH- आयन ऐड करके उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है पहले। देन बैलेंस द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, व्हिच वन इज इजियर, जो भी आपको इजियर हो उसमें काउंट करने में, उसको आसानी से पहले आप एक किसी कंपोनेंट को, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को, किसी को बैलेंस कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। तो चार्ज बैलेंस ऑलरेडी हो गया था, आपने OH- ऐड करके कर लिया। अदर एलिमेंट पहले से बैलेंस है,
H2O ऐड करके आप बैलेंस कर लिया, तो चेक क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस को चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन बैलेंस आ गया है दैट मीन्स आपका काम सही है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है क्या ये? क्लियर है ये? यस सर। चलिए हम एक दो रिएक्शंस आपको होमवर्क दे रहे हैं। फर्स्ट 4 माइनस प्लस Br minus goes to MnO2 plus BrO3 minus BrO3 minus। ठीक है, देखिए 3 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। काम कितना, इतना ही करना है। एक स्टेप में हम लोग जितना भी काम किए हैं, ये फर्स्ट स्टेप में हम ये लिख दिए हैं और सेकेंड स्टेप में हम आंसर लिख दिए। किसी एक मीडियम में अगर हमें करना हो, एसिडिक मीडियम में, तो सेकेंड स्टेप में हमारा आंसर है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है कि हाफ रिएक्शन नहीं लिखना पड़ता है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हाफ रिएक्शन नहीं लिखना पड़ता है, दोनों रिएक्शन को ऐड नहीं करना पड़ता है, तो थोड़ा इजी है, नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत कम है। जो काम करना पड़ता है वो एक स्टेप में आपका काम हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में आप रिजल्टेंट लिख लेते हैं और उसके नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। तो ये इजी है थोड़ा सा। पहला ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन आप और एक लिख लीजिए, Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस gives Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे हम H प्लस या OH माइनस कुछ मेंशन नहीं किए हैं, H2O मेंशन नहीं किए हैं, मींस आपको पहला जो क्वेश्चन है उसको एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में ही बैलेंस करना है आपको। और जो दूसरा इक्वेशन है वहां पे देखिए इधर लेफ्ट साइड में H प्लस ऐड किया गया है और राइट साइड में H2O ऐड किया गया है। सो इस H प्लस का मतलब है कि बैलेंस दिस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। सो इसमें क्या करेंगे, जब हम काम कर रहे होंगे, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर रहे होंगे, तो हम इस दो पार्ट को रिमूव कर लेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें बैलेंस करना है इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में। और ये जो H प्लस और H2O लिखा हुआ है जिस साइड, ये हमें एक और हिंट्स दे रहा है कि जब हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे होंगे तो H प्लस हमें लेफ्ट साइड में ही आएगा और वाटर को हमें राइट साइड में ही ऐड करना पड़ेगा। ये hints है, ठीक है। तो इस दोनों पार्ट्स को हम हटा करके जो भी रिएक्शंस है वो लिख लेंगे। Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स Fe3 प्लस Cr3 प्लस। इसको हम बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई करके रिजल्टेंट लाएंगे और रिजल्टेंट पे हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। सो दूसरा वाला इक्वेशन आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है और फर्स्ट वाले इक्वेशन को आपको एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में बैलेंस करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये दोनों क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट क्लास लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। और जो एक नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमें बोर्ड नहीं देखना है, बोर्ड में नहीं आता है वो जनरली। सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हमें कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो नेक्स्ट क्लास में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड बैलेंसिंग बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मेथड। सो आज का टॉपिक सर आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंसिंग एंड देयर बैलेंसिंग, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड देयर बैलेंसिंग ये कर सकते हैं। वहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, उससे पहले से थोड़ा सा नोट पॉइंट कुछ एक्सटेंड किया और फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्लासिफिकेशन आया, फिर बैलेंसिंग आया। ये बैलेंसिंग कंटिन्यूड रहेगा नेक्स्ट क्लास।